हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग जो है इस वन शॉट वीडियो में जो है आज पूरे कोशिका के बारे में जो है पूरा डिटेल पूर्वक जो है हम लोग समझेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए जो है यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है कोशिका यानी सेल के बारे में जो पूरा डिटेल से जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए जो वन लाइनर करेंगे कि कोशिका होता क्या है, पूरा जो है वन शॉट वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं। तो इसलिए फटाफट इस वीडियो को जो है अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए जो इस वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है आज कोशिका के बारे में समझेंगे। आप लोग जो है पिछले यानी क्लास 9 या 8 सब में भी जो है आप लोग कोशिका के बारे में जो सुने होंगे, पढ़े होंगे। यानी कोशिका को इंग्लिश में जो है सेल बोला जाता है, ठीक है। कोशिका जो किसी भी जीव का जो है सबसे सूक्ष्म इकाई होता है। चाहे कोई भी जीव है, जितने भी सजीव हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, वो सभी का जो है शरीर जो है एक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना होता है। वह सूक्ष्म इकाई होता है कोशिका यानी सेल, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि कोशिका किसी भी शरीर का जो है क्या होता है, मूलभूत इकाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यही पूछा जाता है कि किसी भी जीव के मूलभूत इकाई को क्या कहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कोशिका, ठीक है। अब कोशिका विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान बोले तो उसको इंग्लिश में जो है साइटोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाले कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस विज्ञान को बोला जाता है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका की खोज की अगर बात किया जाए, कोशिका की खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था, ठीक है। यानी न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये सभी पॉइंट को जो आप लोग जो है ध्यान पूर्वक पढ़ते जाएंगे और इसको नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया था कि कोई भी जीव जो है का शरीर जो है वह एक सूक्ष्म इकाई से बना हुआ है और उसे कहते हैं कोशिका, ठीक है। तो पूछा जाता है प्रश्न बहुत बार कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलेंगे स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। दोनों संयुक्त रूप से जो है कोशिका के सिद्धांत को जो प्रस्तुत किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो क्रिक द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था। एक वैज्ञानिक था क्रिक, उन्होंने जो है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए थे। इनको भी जो आप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। कोशिका और कोशिका से रिलेटेड जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, इस वन शॉट वीडियो में आप लोग को पूरा जो है मिलेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड एग्जाम 12th में भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जो आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है इसे ध्यान पूर्वक देखिए और सभी को जो है पॉइंट को आप लोग जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जो हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग समझेंगे क्या, नहीं कहता है कि वे प्राथमिक एवं अविभेदित कोशिकाएं जो अन्य अंगों में बदलने की क्षमता रखती है उसे स्तंभ कोशिका कहते हैं। पूछा जाएगा स्तंभ कोशिका क्या है, तो बोलेंगे वे प्राथमिक एवं अविभेदित कोशिकाएं जो अन्य अंगों में बदलने की क्षमता रखता है। हम लोग पहले ही कथ्य में जो है पढ़ चुके हैं कि कोशिका
बहुत सारे कोशिका मिलकर के जो है अंग बन, पहले क्या करता है, उत्तक बनाता है, फिर वह सभी उत्तक जो है मिलकर के जो है अंग बनता है, फिर अंग तंत्र बनता है, फिर जो है किसी भी जीव का जो शरीर बनता है। तो बोलेंगे वे प्राथमिक एवं अविभेदित कोशिकाएं जो अन्य अंगों में बदल जाता है, उस कोशिका को हम लोग बोलेंगे स्तंभ कोशिकाएं। ठीक है, तो याद रखना है। कहते सान्या यामा नामा की जापान का है, ठीक है, को स्तंभ कोशिका के खोज के लिए, ठीक है, स्तंभ कोशिका के विज्ञान हेतु जो है, कोशिकाओं के विकास हेतु जो है चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार जो है इसे दिया गया था। क्या नाम था इनका? नाम था सान्या यामानामा, जो कि जापान के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो स्तंभ कोशिका है, स्तंभ कोशिका का जो खोज किया था सबसे पहले, और इसी के लिए जो है उन्हें कोशिका यानी चिकित्सा के क्षेत्र का जो है नोबेल पुरस्कार से भी जो है इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह भी याद रखना है। अब कोशिका में देखिए कितना भाग, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका के मध्य में जो आपको केंद्रक दिख रहा होगा, ठीक है, केंद्रक होगा, ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे और भी जो है चीज पाया जाता है, उसको जो हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। ठीक है, और कोशिका में जो है कोशिका द्रव पाया जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, और कोशिका झिल्ली चारों तरफ के जो एरिया आपको दिख रहा है कोशिका झिल्ली हो जाएगा, या किसी किसी सेल में जो है कोशिका भित्ति भी जो है पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोग याद रखना है कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर पूछ देगा कि किस प्रकार की कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो जो जंतु की कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो बोलेंगे फास्फोलिपिड का जो है कोशिका झिल्ली बना होगा। ठीक है, याद रखेंगे फास्फोलिपिड का जो है कोशिका झिल्ली बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली जो है धनात्मक पारगम्य का होता है। कैसा होगा? धनात्मक पारगम्य का होगा। कहते कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर कोशिका भित्ति की अगर बात किया जाए, अगर पूछ दे कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है। जो कोशिका का जो है, जो कोशिका का निर्जीव भाग माना जाता है। कोशिका का अगर पूछ दे कोशिका का जो है निर्जीव भाग कौन है, सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, जो कोशिका भित्ति जो है वह किसका बना होगा? सेल्यूलोज का, जिसे कोशिका का जो है निर्जीव भाग जो है माना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि कोशिका का जो है यानी पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम यानी आरएनए की सहायता से जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो कोशिका के अंदर पाया जाता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर जो भी चीज पाया जाएगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, ये सब जो है कोशिकांग है। क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो भी चीज है उसको बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। और जो राइबोसोम जो है आरएनए की सहायता से क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है। अगर पूछ दे कोशिका का वह कौन सा भाग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है, तो वह हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे राइबोसोम जो है किसके मदद से? आरएनए की मदद से जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसको भी याद रखेंगे। इसीलिए राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन
फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर पूछ दे कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम को पेलार्डे कण भी जो है कहा जाता है। अगर पूछ सकता है कि कोशिका का वह कौन सा कण है जिसे पेलार्डे कण के भी नाम से जाना जाता है तो राइबोसोम को जो है जाना जाता है। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम से लाइसोजाइम बनता है, यानी लाइसोसोम से क्या बनेगा, लाइसोजाइम बनता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि लाइसोसोम से जो है क्या बनता है तो लाइसोजाइम बनता है और यह लाइसोजाइम क्या करेगा, जीवाणु को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है जब लाइसोजाइम अधिक मात्रा में बनता है तो यह हानिकारक पदार्थ के साथ जो है पूरी कोशिका को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो यह भी पॉइंट जो है याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कि कोशिका की आत्म घाती थैली किसे कहा जाता है तो बोलेंगे लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती थैली कहेंगे। क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली। क्यों कहेंगे आत्मघाती थैली, तो याद रखना है कि जब लाइसोजाइम अधिक मात्रा में बनता है तो यह हानिकारक पदार्थ के साथ जो है पूरी कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाइसोजाइम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है लाइसोजाइम जो है आंसू में भी पाया जाता है। हाँ, आंसू जो हम लोग कभी रोते हैं, कोई व्यक्ति रोता है तो उसमें जो आंसू बहता है उस आंसू में भी जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी नोट में जिसको याद रखना है कि आंसू में जो है कोशिका का कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो है पाया जाता है आंसू में, इसको भी जो याद रखेंगे, कभी कभी कोई पूछ सकता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्जी काय को जो है कोशिका का यातायात नियंत्रक कहा जाता है। अगर पूछ दे कि कोशिका यानी कोशिका का यातायात नियंत्रक किसे कहा जाता है तो वह गोल्जी काय को कहा जाता है, यानी गोल्जी बॉडी। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे गोल्जी बॉडी को, यानी गोल्जी बॉडी को जो है कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं। इसको जो है याद रखना है। नेक्स्ट याद रखेंगे कि अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, यह कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण करता है। जो अंतः प्राद्रव्य जालिका है, ठीक है, यह जो कोशिका के अंतः कंकाल का जो है निर्माण करता है। पूछ सकता है कि कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण कौन करता है तो अंतः प्राद्रव्य जालिका। कहते खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका पर जो है राइबोसोम स्थित होता है, अर्थात खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होगा। पूछ सकता है कि वह कौन सा अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है तो खुरदुरी, ER से जो है हम लोग शॉर्ट में इसको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है नहीं, इसको जो है भी याद रखना है हम लोग को। नेक्स्ट याद रखेंगे कि जिस ER को क्या बोले थे, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे चिकनी ER कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लवक। कहते लवक केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, जो लवक जो है यह केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा, यानी लवक में DNA पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें जो लवक पाया जाता है उस लवक में जो है DNA पाया जाता है। पूछ सकता है पादप कोशिका के किस भाग में DNA पाया जाता है तो पादप कोशिका के लवक वाले भाग में जो है DNA पाया जाता है। इसको भी जो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लवक मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार का होता है। अब जो लवक की बात की, जो पेड़ पौधे में जो लवक पाया जाता है वह लवक जो है 3 प्रकार के पाया जाता है। एक हम लोग पढ़ेंगे वर्णी लवक के बारे में। कहते वर्णी लवक
पेड़ पौधे के रंगीन भागों जैसे फल फूल आदि में पाया जाता है। जो रंगीन भाग होगा, पौधों के रंगीन भाग जो होगा, फल हो गया फूल हो गया, इस सब में जो है वर्णी लवक पाया जाएगा। ठीक है, नोट में याद रखेंगे कि लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर लाल रंग होता है, ये भी याद रखेंगे। पूछ दे कि टमाटर का जो है रंग जो है लाल किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, और केरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि गाजर का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब दूसरा लवक जो हम लोग पढ़ेंगे ओ वर्णी लवक। ओ मतलब नहीं होता है, वर्णी मतलब रंग हो गया, लवक जिसमें कि यानी पौधे का वह भाग इसमें वर्णी लवक ना पाया जाता हो उसको बोले ओ वर्णी लवक। ठीक है, कहते यह लवक मुख्यतः जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़। क्यों, देखिए जड़ का कोई रंगीन नहीं, रंगीन भाग नहीं है। ठीक है, कहते यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचता है, इसीलिए जो है यह इसमें वर्णी लवक का जो विकास नहीं हो पाता है और यह जो है अवर्णी लवक की तरह। ठीक है, पूछ सकता है पेड़ पौधे के वह कौन सा भाग है जहां पर कि अवर्णी लवक पाया जाता है, तो वह जाएगा जड़ में। कहाँ पाया जाएगा, जड़ में जो है अवर्णी लवक पाया जाएगा, इसको भी जो याद रखेंगे। एक है हरित लवक। क्या है हरित लवक, कहते यह लवक जो मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, पेड़ पौधे के पत्ती वाले भाग में जो है हरित लवक पाया जाएगा। कहते इसके कारण ही जो है पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। अगर पूछ दे पेड़ पौधे की पत्ती का रंग जो है हरा किसके कारण होता है, तो यह जो है हरित लवक के कारण जो है पेड़ पौधे की रंग जो है हरा होता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब है केंद्रक, यानी कोशिका में जो है केंद्रक बताए थे, केंद्रक पाया जाता है। कहते विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है उसे केरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक के अध्ययन को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो केरियोलॉजी कहलाता है केंद्रक का अध्ययन। केंद्रक कोशिका का जो है महत्वपूर्ण भाग होता है। पूछ देगा कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, वह है केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक है जो कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसीलिए केंद्रक को जो है कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। पूछ दे कि कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो है नियंत्रक हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक में ही जो है कुछ धागे नुमा संरचना पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में कुछ धागे नुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। यानी केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्या कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे, जो बाद में जाकर के गुणसूत्र में जो है परिवर्तित हो जाता है बाद में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। जो कोशिका विभाजन के समय क्या होगा, वह कुंडलित क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का जो निर्माण कर लेगा। ठीक है, याद रखना है। अगर पूछ दे केंद्रक में जो है कोशिका केंद्रक में क्या पाया जाएगा, कोशिका केंद्रक में पाया जाएगा क्रोमैटिन, धागे नुमा संरचना है उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। और यही क्रोमैटिन जो है फिर क्या होगा, कोशिका विभाजन के समय जो है कुंडलित होकर के जो है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का जो है निर्माण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है केंद्रक का ही होता है। अगर पूछ दे कि कोशिका विभाजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो कोशिका के केंद्रक का जो है कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसको भी जो है याद रखेंगे। ठीक है, अब गुणसूत्र एक शब्द आया, गुणसूत्र की अगर बात किया जाए तो गुणसूत्र का जो है खोज किसने किया था, पूछ सकता है कि गुणसूत्र का खोज जो है एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर। ठीक है, स्ट्रासबर्गर नामक एक वैज्ञानिक था, वही जो है कोशिका का खोज किया। लेकिन कोशिका का नामकरण अगर बात करते, कोशिका नाम जो है वाल्डेयर द्वारा दिया गया। खोजा था कौन, स्ट्रासबर्गर, नाम कौन दिया, वाल्डेयर। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। अगर पूछे कोशिका का खोज किसने किया तो स्ट्रासबर्गर, पूछे कि कोशिका का जो है नाम किसने दिया था तो वाल्डेयर के द्वारा जो है दिया गया, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अरे गुणसूत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब देखिए जितना भी जीव है पृथ्वी पर, ठीक है,
सब में जो है गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, सभी जीव में जो है गुणसूत्र दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, एक पाया जाएगा लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, एक पाया जाएगा दैहिक गुणसूत्र। ठीक है कि नहीं, या जिसको हम अलिंग गुणसूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलिंग गुणसूत्र। अगर पूछ दे किसी भी जीव के शरीर में कितने प्रकार कोशिका पाया जाता है, तो दो प्रकार कोशिका, एक हो जाएगा लिंग गुणसूत्र, एक हो जाएगा अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, कहते एक गुणसूत्र जो है बच्चे के लिंग निर्धारण में भी सहायक होता है। अब जो लिंग गुणसूत्र है इसका क्या कार्य है? यह जो है बच्चे के लिंग निर्धारण में जो है कार्य करता है कि किसी भी संतति जनक का जो है जो संतति होगा, वह संतति जो है नर होगा या मादा होगा, यानी लड़का होगा या लड़की होगा, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि यह लिंग गुणसूत्र यानी उसके पिता से जो है किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र आता है। वह लिंग गुणसूत्र पर ही जो है यह डिपेंड करेगा वह संतान जो है किस प्रकार का होगा, संतान का लिंग क्या होगा। कहते लिंग गुणसूत्र नर एवं मादा में जो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है नर में जो है लिंग गुणसूत्र जो होगा एक्स और वाई होगा। ठीक है, और मादा में जो लिंग गुणसूत्र होगा वह केवल एक्स एक्स होता है। नर में जो गुणसूत्र होगा एक्स वाई यानी दोनों अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र है, इसलिए इसको बोलेंगे विषम युग्मजी। क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। और मादा में जो है गुणसूत्र होगा वह दोनों समान प्रकार का होगा एक्स एक्स, इसलिए इसको बोलेंगे सम युग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम युग्मजी। ठीक है, अब कहते मनुष्य में कुल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र जो है पाया जाता है। सबको पता है मनुष्य में जो है, अब मनुष्य के एक कोशिका की बात कर रहे हैं, एक कोशिका, मनुष्य के एक कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ा। ठीक है, यानी मनुष्य में जो है 2 लिंग गुणसूत्र होगा। कितना? अगर पूछ दे कि मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होता है, तो 2 लिंग गुणसूत्र यानी एक जोड़ा। जो नर में भी तुरंत बताए थे कि नर में जो लिंग गुणसूत्र होगा वो होगा एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होगा, जबकि मादा में जो लिंग गुणसूत्र होगा वो होगा एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे के अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम बताए थे। लिंग जो यानी गुणसूत्र जो है 2 प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाए लिंग गुणसूत्र, एक जो है अलिंग गुणसूत्र। कहते लिंग के अतिरिक्त शरीर के निर्धारण में अलिंग गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जो लिंग निर्धारण नहीं करता है, ठीक है, उसको बोले अलिंग गुणसूत्र, यानी वह लिंग का निर्धारण तो नहीं करेगा बट शरीर के अन्य लक्षणों के वृद्धि और विकास में जो है वह मदद करता है, अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अलिंग गुणसूत्र को कहते हैं अलिंग गुणसूत्र नर एवं मादा में जो है समान होता है। पूछ सकता है कौन सा गुणसूत्र जो है यानी किस प्रकार के गुणसूत्र जो है नर और मादा में जो है समान पाया जाता है, तो वह हो जाएगा अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र यानी नर और मादा दोनों में जो है 44 पाया जाएगा। नर में भी 44 गुणसूत्र पाया जाएगा, मादा में भी 44 एक्स गुणसूत्र यानी 22 जोड़ा एक्स गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक है, मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र की संख्या जो 44 यानी 22 जोड़ा होता है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है बच्चे में लिंग निर्धारण की बात तो हम बोल ही दिए हैं। अब जिसे देखिए पिता में जो है गुणसूत्र होगा एक्स एक्स प्रकार का, माता में होगा एक्स 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 हो जाएगा, दोनों होगा। अब यदि निषेचन के द्रव्यौन जो है पिता का जो है एक्स गुणसूत्र अगर आता है और माता का तो एक्स आएगा, स्वाभाविक है, तो उस केस में जो है वह संतान क्या होगा? वह होगा गर्ल। जी मतलब गर्ल यानी लड़की। ठीक है, अगर पिता से फिर एक्स आया और माता से फिर जो एक्स आया तो हो गया गर्ल। अगर पिता से वाई आता है, माता से जो है एक्स आता है, तो वह बनेगा क्या? वाई यानी लड़का। ठीक है, इस तरह से आप जो है समझ गए हैं कि लिंग निर्धारण जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। नोट, बच्चे के लिंग निर्धारण में जो केवल पिता के गुणसूत्र ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि देखिए पिता के पास दोनों प्रकार का होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है, लेकिन माता के पास जो होता है वह दोनों सेम प्रकार का गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स ही होता है, लेकिन पिता के पास दोनों होता है। यानी इस बात पर डिपेंड करता है कि संतान का लिंग क्या होगा,
यानी पिता से गुणसूत्र जो है किस प्रकार का जो है स्थानांतरित हो रहा है। अगर X होता है तो वह होगा लड़की, अगर Y स्थानांतरित हुआ तो होगा लड़का। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। जनक यानी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पूछ सकता है कि जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है, तो जनन कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहते किसी प्रजाति की विभिन्न पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या समान पाए यानी बनाए रखने हेतु जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कायिक मतलब जो लिंग में जो है भाग नहीं लेता है, मतलब जो अलिंग गुणसूत्र होगा उसको बोलेंगे कायिक कोशिका। ठीक है, उसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। इसको याद रखेंगे। अब है डीएनए आरएनए, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की जो है द्विकुंडलित संरचना का जो है मॉडल जो है 1953 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर पूछ सकता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया, 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, डीएनए। अब डीएनए में जो है क्या क्या पाया जाता है, डीएनए में पाया जाएगा फास्फोरस, पाया जाता है शर्करा और पाया जाता है 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक। अब 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक में एक हो जाएगा एडानिन, थायमीन, साइटोसिन, एक हो जाएगा गुआनिन। इसका शॉर्ट नाम भी है, याद रखेंगे। एडेनिन को जो है ए से डिनोट करते हैं, थायमीन को टी से, साइटोसिन को सी से और गुआनिन को जी से हम लोग जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यह सभी जो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जो है बंधा रहता है, इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आइए हम लोग जो समझते हैं डीएनए, यह जो है हम लोग अभी तुरंत देख ही लिए। ठीक है, अब है कि डीएनए सर्वाधिक मात्रा में जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगर पूछ दे कि डीएनए जो है कोशिका किस भाग में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। अगर इसी के विपरीत आरएनए पूछ दे तब जो है वह कोशिका द्रव में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आरएनए जो है कोशिका के द्रव में पाया जाता है, जबकि डीएनए जो है कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी पाया जाता है। अगर पूछ दे कि डीएनए जो है कोशिका के केंद्र के अलावा और कहां कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी जो है डीएनए पाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब आरएनए, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें भी पाया जाएगा फास्फोरस, शर्करा पाया जाएगा। कौन शर्करा, राइबोज शर्करा इसमें पाया जाएगा। कैसा, राइबोज शर्करा। इसमें भी जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाएगा। ठीक है, एक पाया जाएगा एडेनिन, एक यूरेसिल, साइटोसिन, एक गुआनिन। बट देखिए जब डीएनए हम लोग पढ़े थे तो डीएनए में जो है क्या पढ़े थे, एक जो है थायमीन पढ़े थे। ठीक है, यहाँ यूरेसिल के बदले में वहां थायमीन था। ठीक है, और थायमीन के बदले में यहाँ जो यूरेसिल आ रहा है, यानी यह केवल जो है यूरेसिल जो है केवल आरएनए में पाया जाता है। अगर पूछ सकता है कि वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है जो केवल आरएनए में पाया जाता है, तो यूरेसिल जो नाइट्रोजनी क्षारक है वह जो है आरएनए में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत कुछ सीखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पूरा कोशिका के से रिलेट करके उसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनने वाला था सभी को हम लोग जो है पूरा डिस्कस किए। यह वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए जो है ये पॉइंट व्यू से बनाया गया है, इसलिए आप लोग जो है अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा भी आप देख करके इसको जो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो जो है लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।